आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पता है कि एटम का जो साइज होता है वो ये साइज होता है और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली ये साइज होता है। तो अब यार इतना अगर स्मॉल साइज है तो इसलिए जो एटम का मास होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स लाइक मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, अब इसमें डिटेल में नहीं जाना कि क्या है, इसमें कैसे होता है, बस अभी आप इसका नाम बस केवल जान लीजिए। डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास फेयरली एक्यूरेटली। तो अभी जो अपने पास टेक्निक है एटॉमिक मास फाइंड आउट करने की वो ये है जिससे हम काफी एक्यूरेट तरीके से एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में अगर एटॉमिक मास डिटरमाइन करना होता था तो उसके लिए एक रिलेटिव तरीके से हमको बात करनी होती थी। जैसे कि अगर रिलेटिव तरीके की बात करें, क्या मतलब क्या है इसका, तो जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन को हमने यूनिट 1 ले लिया। हाइड्रोजन की यूनिट क्या ले लिया, 1 ले लिया, और बाकी एलिमेंट्स को इसके रिस्पेक्ट में ही बता देंगे। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है और क्लासरूम में 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये अब ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले का मास सबसे कम है और इसका मास अगर मल्टीप्लाई करते तो इन सब का मास आ जाता है। तो हमने क्या बोला कि हम कह रहे हैं यार इसी को ले लेते हैं, क्या इसी को बना देते हैं स्टैंडर्ड और इसी के रिस्पेक्ट में बाकियों का मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे ही कुछ बात हुई हाइड्रोजन के साथ। फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकियों का जो मास है वो एग्जैक्टली नहीं आता है, तो इसलिए कार्बन को लिया जाए। तो कार्बन को यूज करना स्टार्ट कर दिया गया स्टैंडर्ड के तरीके से। और कार्बन में भी आइसोटोप्स 2-3 हैं। तो हमने किस कार्बन को लिया, कार्बन 12 को लिया, यानी वो वाला कार्बन जिसका मास कितना है, 12 है। अब कार्बन 12 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मास को हम किधर लिखते हैं, ऊपर साइड। तो ये आपको पहले से पता है कि एटॉमिक नंबर अगर मुझे कार्बन को रिप्रेजेंट करना तो मैं लिखूंगा 6 इधर और 12 इधर। तो मास ऊपर रहता है और एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ रहता है। ठीक, अच्छा भाई, अब यहां तक वाली बातें जो मैंने बताई ये तो लगभग आपको पहले से पता थी। अब देखिए, तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो नया वाला सिस्टम है, अब तो हमने कार्बन को क्योंकि स्टैंडर्ड बना दिया तो हमने कहा कि देखिए C12 का जो मास है 12 एटॉमिक मास यूनिट उसको बोला गया। ठीक, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो एटम्स हैं, उनका मास इसके रिस्पेक्ट में ही बताया जाएगा। कार्बन का मास हमने कितना बोला, 12 AMU। ठीक है भाई, अब 1 AMU को डिफाइन कैसे किया है वो देखिए। 1 AMU का मतलब होता है मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। क्या कह रहे हैं हम, ये कार्बन है और इसका मास कितना है, 12 AMU। अब मुझे क्या डिफाइन करना है, 1 AMU डिफाइन करना है। तो मैंने क्या बोला कि कार्बन का जितना मास है 1 एटम का उससे मल्टीप्लाई कर दो कितना, 1/12। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 AMU आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए जैसे मैं कहूं कि भाई मनीष का वेट 50 kg है। मनीष का वेट कितना है, 50 kg। अब हमें डिफाइन करना है 1 kg कितना होता है। तो मैंने कहा कि यार इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/50 से और जितना मास आएगा उसी को बोलते हैं 1 kg। तो इसी तरह से हमने कार्बन 12 के लिए बोला कि कार्बन 12 का मास जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो 1/12। तो क्या आ जाएगा, 1 AMU की डेफिनेशन आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो वही बात यहां दी हुई है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज a mass exactly equal to 1/12 the mass of 1 carbon 12 atom। ठीक है, तो जब इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया तो 1 AMU की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई। अब इसको आपको ध्यान रखना है। अब
1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो मास है वो इतना है, 1 हाइड्रोजन का मास कितना है, इतना है। तो भाई अब अगर हम चाहते हैं कि भाई हाइड्रोजन का मास किसकी टर्म्स में आ जाए, AMU की टर्म्स में आ जाए। अभी किस टर्म्स में है, ग्राम की टर्म्स में है। ठीक है भाई, तो समझिए बात को। मैं कहता हूं कि ऐसे समझिए, यूनिटरी मेथड से इसको करने वाले हम। ठीक है, ऐसे समझिए कि मैं कह रहा हूं ये वाली जो वैल्यू है कितनी है, 1.660, ठीक है, इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। दिस इज इक्वल टू कितना होता है, 1 AMU। ठीक है भाई, अगर इतना ग्राम 1 AMU होता है तो 1 ग्राम कितने AMU हो जाएगा, तो हमें पता है 1 डिवाइडेड बाई 1.660 इंटू 10⁻⁻24। अब अगर 1 ग्राम इज इक्वल टू इतने AMU होता है, तो फिर हाइड्रोजन के लिए अगर फाइंड आउट करना हो कि इतने ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी AMU, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना हाइड्रोजन का मास है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहां पे वही लिख रखा है। क्या लिख रखा है, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसा जब हम करेंगे, अभी हमारे पास जो वैल्यू वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1.6, उसके बाद 60, ठीक है, इंटू 10⁻⁻24। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ठीक से इसमें PDF बनाने में ठीक से बन नहीं पाया है, बट यहाँ पे वही चीज तो मैंने लिखी है, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। तो भाई ऊपर कौन सी वैल्यू है, 1.67, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली वैल्यू तो ऊपर आएगी, और डिवाइडेड बाई कितने से है, 1.660, तो यहाँ पे वही चीज तो लिखी हुई है। तो यानी यूनिटरी मेथड से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हाइड्रोजन के लिए वो कितनी आ जाएगी, इतने AMU आ जाएगी। मतलब अब फिर से एक बार इसी बात को अलग तरीके से समझ लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि 1 AMU की हमको वैल्यू दे रखी है ग्राम में, और कितने ग्राम है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है भाई, तो अब अगर इसको ऐसे लिखें यार, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 AMU। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 AMU। ठीक है भाई, तो अब हाइड्रोजन वाला मास यहां पे लिखते हैं, तो वो कितना था, 1.67। तो 1.67 इंटू 10 पावर यहाँ कितना है, देखिए हाइड्रोजन के लिए 24 है, तो हम यहां पे कर देंगे 24 ग्राम इज इक्वल टू कितना, तो जितनी वैल्यू थी उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कैंसिल हो गया, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 1.67, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, 1.66, यानी ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। अगर मान लो दोनों वैल्यू सेम होती तो आंसर क्या आता, 1 आता, लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। तो थोड़ा सा ज्यादा देखिए यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, 1.0078, इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख देंगे 1.0080 AMU। तो भाई इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 15.995 AMU, यानी जिसको 16 कर देंगे। अब AMU थोड़ा सा लिखना कन्वीनियंट नहीं रहता तो हम केवल U लिख देते हैं। U का मतलब हो जाएगा यूनिफाइड मास। ठीक, फिर इसके बाद जब, अब एक खास बात आपने देखा होगा कि क्लोरीन के लिए जो इसका मास होता है वो होता है 35.5। अब आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो
एटॉमिक मास होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर ऐड करेंगे तो होल नंबर ही तो आना चाहिए, फ्रैक्शन में कैसे आ गया भाई? ऐसा तो है नहीं कि न्यूट्रॉन आधे होते हैं या प्रोटॉन आधे होते हैं, तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में आई कैसे? तो इसका आंसर है कि होता ये है कि नेचर में क्लोरीन दो तरीके का होता है। एक क्लोरीन होता है जिसका मास होता है 35 AMU और एक क्लोरीन होता है जिसका मास होता है 37 AMU। 35 वाला जो होता है ये नेचर में 75% प्रेजेंट होता है और ये नेचर में 25% प्रेजेंट होता है। अब इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि ये जो है ये 3 पार्ट में प्रेजेंट है और ये 1 पार्ट में। अगर मैं कहता हूं 100 में से 75 तो फिर 4 में से कितना हो गया? 3, ऐसे बोल सकते हैं। या चलिए परसेंटेज में ही आप समझ लीजिए। हमें ये पता करना है कि यार क्लास में 75% स्टूडेंट्स हैं जिनका मास 35 kg है और क्लास में 25% स्टूडेंट्स हैं जिनका मास 37 kg है। तो क्लास का एवरेज वेट बताना है, ठीक है? तो देखिए समझिए क्या करेंगे। 35 मास वाले कितने हैं? तो 75 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है भाई। इसके बाद प्लस 37 मास वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो भाई 25 हैं, 37 इंटू 25 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100 हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 35.5, ठीक है? तो इस तरीके से ये क्या हो गया? एवरेज मास हो गया। ये क्या हो गया? एवरेज मास। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एवरेज एटॉमिक मास। Many naturally occurring elements exist as more than one isotope, जैसे कि हमने अभी क्लोरीन का बताया। फिर क्या कह रहे हैं? When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance percent, यानी नेचर में कितना वो प्रेजेंट है, the average atomic mass of that element can be computed। जैसे एग्जांपल मैंने भी आपको क्लोरीन का बताया, अब हम कार्बन का ले लेते हैं। तो देखिए कार्बन का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है। तो एक कार्बन है जिसका मास कितना है? 12 है। एक कार्बन है जिसका मास कितना है? 13 है। एक कार्बन जिसका मास कितना है? 14 है। अब वो कार्बन जिसका मास 12 है वो नेचर में कितना प्रेजेंट है? 98.892। दूसरा वाला कितना प्रेजेंट है? 1.108 परसेंटेज में बात चल रही है। और जो 14 वाला ये बहुत कम मिलता है नेचर में, ठीक है भाई। अब इस वाले का मास एग्जैक्टली ये होता है और जिसको 13 हम बोला करते हैं उसका एग्जैक्टली ये वैल्यू होती है और जिसको 14 बस बोल दिया करते हैं उसकी एग्जैक्टली ये वैल्यू होती है। तो फिर से यहाँ पे वही तरीका, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान काम है। एवरेज के लिए हमें इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना होगा और इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद कितने से डिवाइड करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि सारी बात टोटल कितना है? टोटल 100% है। जब हम ऐसा करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो इतनी आ जाती है, वो एग्जैक्ट 12 नहीं आती बल्कि इतनी आती है, ठीक? तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक? तो इस तरीके से बाकी एलिमेंट्स के लिए भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो बड़ी आसान सी बात है कि भाई किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं सबका मास टोटल कर दो, तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, ठीक है भाई। अब मॉलिक्यूलर मास में कुछ ऐसे खास बात बताने जैसे नहीं है, आपको ये पहले से आता है। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई बताएं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो बहुत आसान है ये कि जैसे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो क्या करेंगे? कार्बन यहाँ 6 है, एक का मास 12 होता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन 12 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन 6 है तो एक का मास 16 होता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 180। अब जो नई बात है वो है फॉर्मूला मास। जो नई बात है वो क्या है? फॉर्मूला मास। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ऐसा है कि कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि NaCl। तो यार NaCl नेचर में ऐसा नहीं, इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होता है कि एक NaCl ये रहा, ये एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा NaCl ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल। जैसे मैं बात करूं कि हाइड्रोजन की या मैं बात करूं CH4 की, तो ये लोग किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं?
ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है, ये हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है, ये हाइड्रोजन का तीसरा मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है, सारे अलग अलग घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन NaCl के साथ ये बात नहीं होती। अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये NaCl का स्ट्रक्चर है, ये NaCl का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में जो आप ब्लू डॉट्स देख पा रहे हैं, जो ब्लू डॉट्स आप देख पा रहे हैं, ये क्लोरीन के लिए हैं। किसके लिए हैं? क्लोरीन के लिए। और जो आप रेड डॉट्स देख पा रहे हैं, ये सोडियम के लिए हैं। आयंस हैं दोनों, ये सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है, ठीक है भाई। क्लोराइड बोलना चाहिए, क्लोरीन नहीं ठीक रहेगा, क्लोराइड। अब क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताइए कि ये जो सेंटर वाला सोडियम है, तो भाई सेंटर वाला जो सोडियम है ये सराउंडेड है इस वाले क्लोरीन से, इस वाले क्लोरीन से, इस वाले से, और इस वाले से, इस वाले से भी है और इससे भी है। तो टोटल जो क्लोरीन सराउंडिंग में है वो 6 हैं। आप हो सकता है इसको ठीक तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से हुआ, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये 12th के सिलेबस में आता है, 11th में नहीं है अभी, और ये एनसीईआरटी में बना भी नहीं हुआ है। अभी जो आपको बात दिमाग में रखनी है वो ये कि यार जो NaCl होता है वो एक सेपरेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके वो इस तरीके से क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं अगर आपसे कहूं कि यार 1 जो NaCl है उसका मास बताओ, तो आप कहोगे 1 NaCl है कहां एग्जैक्टली, 1 NaCl सेपरेट हो ही नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है, तो पूरा नमक का ढेला बन जाता है NaCl, ठीक है भाई। यही जो यूनिट्स, यही जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है। जैसे ईंट होती है, ब्रिक्स, तो भाई एक, दूसरी, तीसरी, फिर इसके बाद अगली, फिर ये, तो यार पूरी दीवार ना बन जाएगी, फिर दीवार से पूरा घर बन जाएगा। इसी तरह से ये जो आप NaCl देख रहे हो, NaCl का ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बार बार रिपीट होकर के क्या बना देगा, वो NaCl जो कि आप जो यूज करते हैं, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि इस तरह के कंपाउंड्स के लिए हम इस तरह के कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर मास ये टर्म नहीं यूज करते हैं। इनके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है कि यार वो यूनिट जो बार बार खुद को रिपीट कर रही है, वो यूनिट जो बार बार खुद को रिपीट कर रही है, उसमें सोडियम और क्लोरीन या कटायन और एनायन के नंबर्स का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला। वो क्या होता है? फॉर्मूला। और उसी फॉर्मूले का हम मास कैलकुलेट कर लिया करते हैं, उसी फॉर्मूले का हम क्या कर दिया करते हैं, मास कैलकुलेट कर लिया करते हैं, ठीक है। तो मतलब जब मैं बोलता हूं फॉर्मूला मास, तो इसका मतलब समझ जाना, अगर मैं बोलता हूं मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मतलब कि कोई एक ऐसी एंटिटी की बात चल रही है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, जैसे CH4 ये नेचर में एग्जिस्ट करता है अकेला। लेकिन जब बोला जाए फॉर्मूला मास, तो समझ जाना कि भाई ये आयनिक कंपाउंड की बात चल रही है, और आयनिक कंपाउंड में जो उसका फॉर्मूला बनता है एक यूनिट सेल के लिए, एक यूनिट सेल के लिए जो फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले का मास हमसे पूछा जा रहा है। तो ये फॉर्मूला मास हो गया। फिर इसमें देखिए, तो इसमें आपको ये याद रखना है ना, इसको आप अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन आप याद रख लो। क्या याद रख लो कि यार एक सोडियम जो होता है ना, वो 6 क्लोराइड से सराउंडेड होता है। एक सोडियम जो है वो 6 क्लोराइड से सराउंडेड होता है, और इसी तरह से एक क्लोराइड आयन जो होता है वो 6 Na+ आयन से सराउंडेड होता है। एक क्लोराइड आयन 6 Na+ आयन से सराउंडेड होता है। तो अब जो फॉर्मूला बन रहा था वो क्या बन रहा था, वो बन रहा था NaCl। तो हमें क्या करना, केवल फॉर्मूले का मास बताना है। तो भाई सोडियम का मास होता है, अपने को पता है 23U, और क्लोराइड का होता है, क्लोरीन का होता है 35.5U। टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि यार NaCl का मास कितना है, 58.5U, 58.5U। तो ये रही बात मॉलिक्यूलर मास की, एटॉमिक मास की और फॉर्मूला यूनिट मास की।